हाय फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था इन टू सेक्टर मॉडल। दो सेक्टर कौन कौन से थे? एक हाउस होल्ड था और एक फर्म था। ये उसका एक मोटा मोटा ब्रीफ है जो हमने लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में कवर किया था, जहाँ से हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, वो उनको प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और फर्म्स बदले में इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके क्या बनाती है? गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, जो कि किन की तरफ जाता है? हाउस होल्ड की तरफ जाता है। हाउस होल्ड उसको खरीदते हैं। जो हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, उसके बदले फर्म्स उनको करती हैं कुछ पेमेंट, क्योंकि उन्होंने उनके सर्विसेज को यूटिलाइज किया है, तो बदले में उनको पेमेंट मिलती है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फर्म के लिए पेमेंट है, लेकिन हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव से वो इनकम बन जाती है। जैसे कि लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर के बदले वेजेस मिलती है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट मिलता है। अब इस पूरे सर्कल के अंदर हमने ये देखा था कि जितना भी हाउस होल्ड अर्न करता है, दैट इज हाउस होल्ड की जितनी भी इनकम है, इनको हम डिनोट करते हैं वाई से, वो सारी की सारी इनकम उसकी कंजम्पशन के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे हाउस होल्ड उस आने वाली इनकम को इन्वेस्ट करे। जैसे कि कोई बैंक नहीं है जहाँ पे वो सेव करके इन्वेस्ट करे, या कोई गवर्नमेंट नहीं है जो उससे टैक्सेस कलेक्ट कर ले। सिमिलरली फर्म के साथ है, फर्म को जितना भी सर्विसेज मिलती हैं वो सारी की सारी यूटिलाइज हो जाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में। फर्म के पास भी कोई एवेन्यू नहीं है इन सर्विसेज को सेव करके रखने के लिए। लेकिन ये एक आइडियल मॉडल नहीं है। सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर मॉडल ये एक सिंपलर मॉडल है जिसको बनाया गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। अब इस वाले लेक्चर के अंदर हम धीरे धीरे इस सर्कुलर फ्लो को सेक्टर बाय सेक्टर इंक्रीज करते रहेंगे, ताकि हम मोर एंड मोर रियलिस्टिक मॉडल की तरफ मूव करें। हाय गाइस, मेरा नाम है सी अंकित ज्ञान और इस चैनल के अंदर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको जानने को मिलेंगे। आप अपने स्कूल में भी इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, तो अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये लेक्चर्स हेल्प करेंगे। अगर आप कॉलेज में जाते हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो भी आपको ये आपको लेक्चर्स हेल्प करेंगे। और फाइनली अगर आप जनरली इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टू सेक्टर मॉडल के अंदर सबसे पहले हम कैपिटल मार्केट को इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ टू सेक्टर मॉडल के अंदर सबसे बड़ी हमारी अजम्पशन ये होती है कि हाउस होल्ड जो है वो डायरेक्टली फर्म के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि गलत बात है। ऐसा नहीं होता। क्यों? हाउस होल्ड जितना पैसा सेव करके रखता है वो जाता है बैंक के पास, और बैंक इन सारी सेविंग्स को एक्यूमुलेट करके अल्टीमेटली फर्म के ऊपर इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम कैपिटल मॉडल को या कैपिटल मार्केट को इस मॉडल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले हमें यह देखने को मिलता है कि जो हाउस होल्ड है, जो वो अपनी इनकम सेव करते हैं, जो उनकी सेविंग्स है, वो कहाँ पे जाके सेव होती है? किसी बैंक के अंदर या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर। उसके बाद जो ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये क्या करते हैं इस पैसे का? ये अपने पास तो रखते नहीं है, ये इन्वेस्ट कर देते हैं फर्म्स के अंदर। अल्टीमेटली ये जितनी भी सेविंग्स है कहाँ जाती हैं? फर्म्स के अंदर जाती हैं। अब आइडियली आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पैसा कहीं निकला नहीं मार्केट से। जितना पैसा हाउस होल्ड ने फर्म को कंजम्पशन की फॉर्म में दे दिया, वो तो उसका एक्सपेंडिचर हो गया, उसको हम सी से डिनोट कर देते हैं। जितना पैसा हाउस होल्ड ने सेव किया वो फर्म को इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में मिल गया, उसका हम आई बोल देते हैं। तो यहां से हमें दो चीजें सीखने को मिली। हाउस होल्ड की इनकम जो होती है वाई, वो उसकी कंजम्पशन प्लस उसकी सेविंग्स के इक्वल होती है। भाई या तो मैं कंज्यूम करूंगा या तो मैं सेव करूंगा। और दूसरी, जितनी भी सेविंग्स इस इकोनॉमी मॉडल के अंदर हो रही है वो सारी की सारी हमारी इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। क्योंकि बैंक ने क्या किया? बैंक ने वो पैसा अपने पास एक्यूमुलेट किया और अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में फर्म्स को दे दिया। तो फर्म्स को तो पहले भी उतना ही पैसा मिल रहा था जितना आज पैसा मिल रहा है। पहले डायरेक्टली सारे के सारे कंजम्पशन की फॉर्म में मिल रहा था, अब थोड़ा पार्ट उसको कंजम्पशन की फॉर्म में मिल जाता है, थोड़ा पार्ट उसको इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में मिल जाता है। लेकिन अभी भी ये जो टू सेक्टर मॉडल है विद कैपिटल मार्केट, ये थोड़ा सा अधूरा है। इट्स अ लिटिल बिट इनकम्प्लीट मॉडल। सो इसको आप थोड़ा और हम रियलिस्टिकली लेके जाते हैं। अब हम एक और सेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज गवर्नमेंट। अब सरकार का रोल क्या होता है? किसी भी इकोनॉमी के अंदर सरकार एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है। वो आप लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है और उस टैक्स को यूटिलाइज करती है आपको भी सर्विस प्रोवाइड करने में।
तो बाकी मॉडल तो एज इट इज रहेगा, हाउस होल्ड फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे, फर्म्स उनको फैक्टर पेमेंट करेगी, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म्स बना रही हैं वो हाउस होल्ड खरीदेगा और वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। और कैपिटल मार्केट का रोल क्या है? कैपिटल मार्केट का रोल ये है कि हाउस होल्ड की सेविंग्स को अपने पास एक्यूमुलेट करना और उनको इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में फर्म्स को दे देना। अब गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहले गवर्नमेंट का काम होता है जितने भी हाउस होल्ड की इनकम है उसके ऊपर सरकार डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करती है। अब डायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये वो टैक्सेस होते हैं जो सरकार आपसे डायरेक्टली कैलकुलेट करती है। हमसे इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है और फर्म से कलेक्ट किया जाता है कॉर्पोरेट टैक्स, उसको भी मैं डायरेक्ट टैक्स के नाम से ही लिख रहा हूं, लेकिन हमारे केस में उसको बोलते हैं, इंडिविजुअल केस में उसको बोलते हैं इनकम टैक्स, और फर्म्स के फॉर्म में उनको बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है फर्म से एक और टैक्स कलेक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जैसे कि आपका जीएसटी हो गया। अब जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? जीएसटी कलेक्ट किया जाता है हाउस होल्ड से। अगर आप मार्केट में कोई आइटम खरीदना चाहते हैं तो आप उस आइटम के ऊपर जीएसटी उस सप्लायर को पे करते हैं, उस सेलर को पे करते हैं। सेलर आपके बिहाफ पे वो आपसे टैक्स कलेक्ट करता है और सरकार को पे कर देता है, तब उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली हाउस होल्ड से नहीं लिया जा रहा। जिसके ऊपर उस टैक्स का बर्डन है वो बर्डन पे करने का उसके ऊपर नहीं है, पे करने का बर्डन किसी और के ऊपर है। फर्म के ऊपर बर्डन है कलेक्ट करने का और पे करने का। अल्टीमेटली बर्डन हाउस होल्ड के ऊपर ही आता है, लेकिन वो डायरेक्ट पे नहीं करता। अब गवर्नमेंट इन टैक्सेस को यूज नहीं करती क्या है? अब भाई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ने आपको अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी दे रखी होगी, तो गवर्नमेंट आपको वेजेस पे करती है, मतलब हाउस होल्ड को वेजेस पे की जाती हैं, सैलरीज वगैरह पे की जाती हैं। और प्लस अगर आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बोलते हैं उसको। उसके अलावा सरकार बहुत सारी सब्सिडीज देती हैं, जैसे कि सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी हो गई, घर बनाने के ऊपर सब्सिडी हो गई, तो उनको बोला जाता है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रांसफर पेमेंट्स वो होती है जिसके बदले आप सरकार को कुछ नहीं दे रहे। वेजेस और सैलरी क्या है? वेजेस और सैलरी भाई मैं सरकारी दफ्तर में जाके काम कर रहा हूँ और उस काम करने के बदले गवर्नमेंट मुझे कुछ पेमेंट कर रही है, इसलिए वेजेस और सैलरीज होती हैं फैक्टर पेमेंट, क्योंकि मैंने अपनी सर्विसेज दी और सरकार ने उसके बदले मुझे कुछ पेमेंट करी। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है कि वो मेरी तरफ से सरकार को कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सरकार मुझे फिर भी पेमेंट करेगी। हो सकता है कि मैं किसी गरीब तबके से आता हूँ, हो सकता है कि मैं गरीब हूँ तो मुझे घर बनाने के लिए असिस्टेंट की जरूरत हो, उस असिस्टेंस को ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है, जहाँ पे कोई क्विट प्रो क्यों नहीं होता, बदले में आपको कुछ नहीं देना। और इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है, ट्रांसफर पेमेंट्स आपके इकोनॉमी की, जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ट्रांसफर पेमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता, सिर्फ फैक्टर पेमेंट को कंसीडर किया जाता है। सिमिलरली गवर्नमेंट फर्म्स से क्या क्या सर्विसेज लेती है? सर, जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं उसकी कंजम्पशन तो सरकार भी करती है। सरकार को भी बिजली की जरूरत है, सरकार को भी लैपटॉप की जरूरत है, सरकार को भी फ्रिज एसी की जरूरत है। उसके साथ साथ जैसे सरकार हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट करती है, सिमिलरली सरकार फर्म्स को देती है सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है? सब्सिडीज होती है कि अगर किसी फर्म को किसी ऐसे सेक्टर में काम करने की जरूरत है जहां पे महंगाई अफोर्ड नहीं की जा सकती, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अगर मान लीजिए इनपुट महंगे हो जाते हैं, फर्टिलाइजर महंगा हो जाता है, सीड्स महंगी हो जाती हैं, तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट इकोनॉमी में बड़े लार्ज स्केल पे पड़ता है, क्योंकि हर कोई खाना वाना खाता है। अब अगर गेहूं उगाने की लागत बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली पूरे के पूरे देश को फर्क पड़ता है, पूरे के पूरे देश का बजट हिल जाता है। तो क्योंकि ऐसे सेक्टर्स के ऊपर महंगाई को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है, सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज सरकार उन पर्टिकुलर एरियाज को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है कि भाई ठीक है, अगर आपके सेक्टर में महंगाई है तो आपकी कुछ कॉस्ट का हिस्सा हम बेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखने की क्या जरूरत है, हाउस होल्ड की एक होती है इनकम, लेकिन ये जो इनकम है ये इनकम एज इट इज इनकम नहीं मानी जानी चाहिए। उसका रीजन ये है कि ये इनकम पूरी की पूरी कंज्यूम नहीं की जा सकती, तो उस इनकम के ऊपर आपको सबसे पहले टैक्स देना पड़ता है। मेरी इनकम में से जब जो टैक्स निकल जाएगा
और वो इनकम जब मेरे हाथ में आएगी तो मैं उस इनकम को कंजम्पशन के लिए यूज कर सकता हूँ। सो ऐसी इनकम को बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल क्यों? क्योंकि भाई अल्टीमेटली खर्चा करने के लिए मेरे पास यही इनकम अवेलेबल है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट के इंट्रोडक्शन के बाद ये जो सर्कुलर फ्लो है ये थोड़ा बहुत रियलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ये जो सर्कल है ये पूरा नहीं है, अभी भी ये जो सेक्टर्स हैं ये पूरे नहीं है। जो फाइनल सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के अंदर वो होता है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर क्या होता है? जब हमारी देश ओपन इकोनॉमी बन जाती है फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी। सो अगर आप इस 3 सेक्टर मॉडल को समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी का मॉडल है। क्लोज क्यों? क्योंकि जो भी कंजम्पशन वगैरह हो रही है वो आज भी घर के अंदर ही कंजम्पशन हो रही है, घर के बाहर कोई नहीं जा रहा। जैसे ही आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करते हैं तो आपकी इकोनॉमी बन जाती है फुल सेक्टर इकोनॉमी। दैट इज, इसको हम बोलते हैं इट्स अ ओपन सेक्टर। ओपन सेक्टर क्यों है? क्योंकि अब आपकी इकोनॉमी के अंदर एक 5वां पहिया आ चुका है फॉरेन सेक्टर के नाम से। अब फॉरेन सेक्टर क्या करता है? फॉरेन सेक्टर को समझने के लिए बड़ी जरूरी बात है। सबसे पहले फर्म्स फॉरेन सेक्टर से सामान खरीदती भी हैं। जब फॉरेन सेक्टर से सामान खरीदा जाएगा, दैट इज जब आप कहीं से सामान अपने पास मंगाते हैं, मान लीजिए हमारे पास में मशीनरी की रिक्वायरमेंट है लेकिन वो मशीनरी इंडिया के अंदर नहीं बनती, वो मशीनरी आपको बाहर से ही मंगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वेफर्स चिप्स के बारे में सुना है, खाने वाले नहीं, जो आपकी कारों के अंदर लगते हैं, लैपटॉप के अंदर लगते हैं, जिनको हम चिप्स बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटिंग चिप्स बोलते हैं, उसको बनाने के लिए एक बड़ी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीनरी की रिक्वायरमेंट है जो सिर्फ नेदरलैंड की कंपनीज बनाती हैं। तो अगर आपको अपने घर के अंदर माइक्रोचिप इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको वो मशीनरी बाहर से मंगानी पड़ेगी। तो अगर हम बाहर से कोई मशीनरी मंगाते हैं, बाहर से कोई आइटम इंडिया में मंगाते हैं, तो उसको बोला जाता है इंपोर्ट करना। और इंपोर्ट करने के लिए आपको करनी पड़ती है पेमेंट। अब ये मत समझना कि फॉरेन सेक्टर हमें पेमेंट कर रहा है, ये पेमेंट हम करते हैं फॉरेन सेक्टर को। एरो मैंने फॉरेन सेक्टर से फर्म की तरफ इसलिए दिखाया क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है इंडिया से बाहर, उसको हम बोलते हैं कि भाई हमने इंडिया से क्या कर दिया, हमने इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिया। जब हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें मिलती है पेमेंट, हमें रिसीव होती है पेमेंट। वी आर ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द मनी। तो फर्म्स और फॉरेन सेक्टर का रिलेशनशिप क्या है कि भाई हम सामान बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है, जिसको बोला जाता है एक्सपोर्ट करना। दूसरा, हम कोई मशीनरी, कोई रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगाते हैं जिसकी हम पेमेंट करते हैं, यहाँ हमारी इकोनॉमी से पैसा बाहर जा रहा है। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट को हम डिनोट करते हैं एक्स से और इंपोर्ट को हम डिनोट करते हैं वाई से, सॉरी एम से। इफ एक्स इज ग्रेटर देन एम, तो इसको बोला जाता है कि आपने इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट किया है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि हमने इकोनॉमी के अंदर पैसा डाला है, नेट एक्सपोर्ट भी बोला जाता है। और इसका वैसा वर्सा क्या होगा, अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो उसको बोला जाता है कि पैसा विड्रॉ कर लिया मार्केट से, पैसा बाहर चला गया मार्केट से, जिससे हमारी इकोनॉमी छोटी हो जाती है। हाउस होल्ड का फॉरेन सेक्टर का क्या रिलेशनशिप है? अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर का गुड्स प्रोवाइड करता नहीं है, लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम सिर्फ उसी पहलू को देके चलते हैं। वो पहलू क्या है? जो हाउस होल्ड है वो फॉरेन सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? अपनी मैन पावर की सर्विसेज। आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि भाई बहुत सारे इंडिया के ऐसे बंदे हैं जो बाहर जाके काम करते हैं। अभी T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें एक अमेरिकन क्रिकेट टीम के बॉलर थे सौरभ नेत्रवलकर। बड़ी बात चली कि भाई वो इंडिया में थे, फिर वो ऑरेकल कंपनी में यूएस में जाके काम कर रहे हैं। तो क्या है, वो अपनी हाउस होल्ड से, इंडियन हाउस होल्ड से उठ के फॉरेन सेक्टर में काम करने के लिए चले गए, और बदले में फॉरेन सेक्टर से वो क्या लेकर आते हैं? वो लेकर आते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस। उनको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होती हैं? जब कोई बंदा इंडिया का बाहर जाके काम करता है, बाहर पैसे कमाता है और फिर वो पैसे इंडिया भेजता है, उसको बोला जाता है फॉरेन रेमिटेंसेस। अब जैसे ही फॉरेन सेक्टर आपके पास आता है, आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर
बहुत सारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज देखने को मिलते हैं, जिसका हम बोलते हैं पैसे का इंजेक्ट होना, पैसे का विड्रॉ होना। और फॉरेन सेक्टर के आने के बाद ये जो आपको फ्लो ऑफ इनकम दिख रहा है, दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक मॉडल ऑफ एनी ओपन इकोनॉमी। और अगर आप हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ थ्री मॉडल को देखेंगे तो दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक मॉडल ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी। आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज डू like this channel, share this channel and subscribe to this channel. Thank you so much.